ओके, सो लेक्चर नंबर 3, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बैंकिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ लिया। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, वो कैसे फंक्शंस करते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट था मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। साथ में हमने मल्टीप्लायर भी पढ़ा, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में जो दूसरा पार्ट है वो सेंट्रल बैंक्स को लेके है। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं? तो देखो, सेंट्रल बैंक्स का मतलब एक ऐसा बैंक जो अपेक्स नेचर का है, अपेक्स बॉडी है। अपेक्स बॉडी का मतलब होता है कि वो सुप्रीम है ना। और उसका काम है किसी भी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। ये उसका काम है एज अ सेंट्रल बैंक। ओके, ये मीनिंग है इसका सेंट्रल बैंक का। अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, रेगुलेट, डायरेक्ट। ये इन सब वर्ड्स पे ध्यान रखो। कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है। किसको? किसको कंट्रोल, रेगुलेट और डायरेक्ट कर रहा है? इंडिया के पूरे या किसी भी देश के, जिस भी देश का वो सेंट्रल बैंक है, उसके उस देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को। जितने भी डेवलप देश हैं या जो डेवलपमेंट की प्रोसेस में हैं, उन सभी देशों के पास अपना अपना सेंट्रल बैंक है और अपने अपने सेंट्रल बैंक का नाम है। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया या एस्टेब्लिश हुआ कब? 1935 में। और इस बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने एक एक्ट पास किया हमारी पार्लियामेंट में। 1935 जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, उसका नाम था आरबीआई एक्ट। अगर तुम्हें ध्यान हो, 11th में तुमने बिजनेस स्टडीज में इस बात को पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, ये दो सेगमेंट होते हैं जिससे इकोनॉमी चलती है। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है जिसपे गवर्नमेंट ना तो फंडिंग करती है और ना कंट्रोल करती है। ये लोगों के पास इंडिपेंडेंट अधिकार होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमी में रन कर रही हैं, लेकिन जिनकी फंडिंग और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो जिनकी गवर्नमेंट के पास फंडिंग और कंट्रोल है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तीन पार्ट्स में बंटते थे। पहला पार्ट होता था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये 11th के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है तुमने। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो थे वो गवर्नमेंट सीधे कंट्रोल कर रही होती थी अपने मिनिस्ट्रीज के थ्रू। जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है, होम मिनिस्ट्री पुलिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है, एंड सो ऑन। जो गवर्नमेंट कंपनी होती थी, वहां पे गवर्नमेंट उन कंपनीज में अपना 51% या उससे ज्यादा बड़ा स्टेक बना के उस पर्टिकुलर कंपनी को कंट्रोल करती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करती थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इनमें भी फंडिंग गवर्नमेंट की होती है लेकिन कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। इनडायरेक्टली कंट्रोल कैसे करती है? वो एक एक्ट पास करती है, बस गवर्नमेंट का काम यहां पे खत्म। उस एक्ट को देख के वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, उसमें लोग रखे जाते हैं, लोग निकालने हैं, मैनेज करना है। उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट वो एक्ट कर रहा होता है। तो आरबीआई एक्ट एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। गवर्नमेंट का काम है आरबीआई एक्ट बनाना या उस एक्ट में अमेंडमेंट्स करना। आरबीआई को सीधे डायरेक्शन नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करती है और उसका कंट्रोलर है वो एक्ट। तो आरबीआई एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल होती है आरबीआई एक्ट से। ऐसे ही एसबीआई कंट्रोल होती है, ऐसी एलआईसी कंट्रोल होती है। इन सब के अपने अपने एक्ट्स बने हुए हैं और उन एक्ट्स के अकॉर्डेंस में ही ये काम करते हैं। तो वो एक्ट है जो इनका कंट्रोलर है। और एक्ट पे किसकी चलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में उस एक्ट में चेंजेस ला सकती है। इस तरीके से ये परफॉर्मेंस होता है। आरबीआई स्टैट्यूटरी नेचर की कॉर्पोरेशन है जिसपे गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक हमने पढ़ लिया। ये एक अपेक्स बॉडी है, ये इंडिया के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, डायरेक्ट करती है, मैनेज करती है, सपोर्ट करती है। इस तरह के फंक्शंस हैं इसके। ये कब एस्टेब्लिशमेंट, ये एस्टेब्लिश कब हुई है? 1935। और किसकी हेल्प से इसको एस्टेब्लिश किया गया? आरबीआई एक्ट की हेल्प से इसको एस्टेब्लिश किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 में
पास हुआ और फिर 35 में ये एग्जिस्टेंस में आ गई। आई होप यहां तक बात क्लियर है। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है तो अभी हमने बात कर ली जैसे ओवरऑल लेवल पे, अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं। इंडिया की करेंसी अथॉरिटी है आरबीआई, या कोई भी देश होता है उसकी सेंट्रल बैंक, उसकी करेंसी अथॉरिटी होती है। जैसे अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व कॉर्पोरेशन, ठीक है। हमारे यहां पे नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहां की करेंसी अथॉरिटी है। करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है कि इंडिया में जो भी करेंसी इशू होगी वो किसके थ्रू होगी, सिर्फ आरबीआई के थ्रू। ये अकेली, मतलब ये सोल कंट्रोलर है इशू के मामले में। करेंसी केवल आरबीआई इशू करता है। और करेंसी नोट देखोगे, जब तुम पेपर नोट देखोगे तो पेपर नोट पे आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस होता है, तो वो एक तरह से प्रॉमिसरी नोट है। उस पर उसने प्रॉमिस किया है कि मैं धारक को इतने रुपए की वैल्यू अदा करने का वचन देता हूं। हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा और इंग्लिश में लिखा रहेगा आई ओ टू, है ना, प्रोवाइड दिस वैल्यू टू द बियरर। तो जो भी बियरर होगा, उसका धारक होगा, जिसके हाथ में वो करेंसी नोट होगा, उसके पास उतनी वैल्यू है। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो ये करेंसी अथॉरिटी है इंडिया की। इसे बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है, बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है, क्योंकि यही इशू करती है करेंसी नोट्स। इसके अलावा ये गवर्नमेंट की बैंकर है और ये बैंक की भी बैंकर है। ये जो बैंक है कमर्शियल बैंक्स हैं। जैसे मैं कस्टमर हूं किसी बैंक का, है ना, तो मुझे बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। मुझे पैसे जमा करने हैं, मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं, मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, मुझे लोन चाहिए, ये सब मुझे बैंकिंग एक्टिविटीज चाहिए। हमने इस कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़े, वो सारी सर्विसेज मुझे चाहिए। वो सारी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड होती है, कमर्शियल बैंक मुझे प्रोवाइड करता है। तो मेरे बैंकर जो जनरल पब्लिक है, उनके बैंकर कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक। पर कमर्शियल बैंक को भी बैंकिंग सर्विस चाहिए। उसे भी पैसा डिपॉजिट करना है, पैसा ट्रांसफर करना है, पैसा विड्रॉ करना है, पैसा या लोन लेना है। उसे कहां से मिलेगी ये सर्विस? तो उसका बैंकर है कौन? आरबीआई। तो सारे सेंट्रल बैंक, जो भी इकोनॉमी है उनके सेंट्रल बैंक अपने यहां के कमर्शियल बैंक के बैंक होते हैं, वो बैंकिंग सर्विस देते हैं अपने कमर्शियल बैंक को। हर देश की गवर्नमेंट, उसका भी एक अकाउंट होता है आरबीआई के पास, और उसे भी चाहिए बैंकिंग सर्विस। गवर्नमेंट को भी तो पैसे जमा करने, निकालने, ट्रांसफर करने, उसके लिए भी बैंकर कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई बैंकर्स, बैंक्स का बैंकर है, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है और बैंकिंग सर्विसेज देता है इन दोनों को। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये बैंकर फंक्शन परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए और बैंक्स के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट का तो ठीक है, बैंक के ऊपर इसका कंट्रोल भी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को यही कंट्रोल कर रहा है। मॉनेटरी सिस्टम पूरा चैप्टर पढ़ा मनी वाला हमने, जिसमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात होती है, कितना पैसा पब्लिक के हाथ में जाएगा और कब जाना चाहिए और कब उनसे वापस लेना है, ये मॉनेटरी सिस्टम चला के ये लोग कंट्रोल करते हैं। और बैंक को डायरेक्शंस देना, बैंक किस इंटरेस्ट रेट पे काम कर सकती है, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना रख सकती है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना रख सकती हैं, कितना उन्हें रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, जो भी डिपॉजिट उनके पास आते हैं उसमें से मिनिमम डिपॉजिट कितना होना चाहिए। क्रेडिट क्रिएशन में भी मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, लीगल रिजर्व रेशो। सो ये सारे डायरेक्शंस, ये सारा सुपरविजन, ये सारा कंट्रोल कहां से आ रहा होता है उनके ऊपर? आरबीआई कंट्रोल कर रही होती है। तो बैंक को वो दो तरीके से, बैंक के साथ वो दो तरीके से रिलेशन बनाता है आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक। कैसे बनाता है कमर्शियल बैंक के साथ? एक, उनका बैंकर बन के, उनको सर्विस देके, दूसरा उन्हीं को कंट्रोल करके। इसके अलावा मनी सप्लाई का कंट्रोलर है ये, ठीक है, और ये काफी बड़ा टॉपिक है। तो ये कुछ बेसिक से फंक्शंस हैं इसके, हम इनको सबको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। यही हमारा मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, और सबसे ज्यादा आस्किंग भी यही मान के चलो कि इस चैप्टर में सेंट्रल बैंक के ऊपर ही होने वाली है। एक एक फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो जो पहला फंक्शन है वो है कि वो करेंसी अथॉरिटी है आरबीआई जो है हमारी। अब जो भी पर्सपेक्टिव है ना, मैं आरबीआई बोलूंगा तुम्हें सेंट्रल बैंक समझना है। आरबीआई के टर्म्स में ही हम ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि उसी के फंक्शंस हमारे ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, राइट। सो इंडिया की करेंसी अथॉरिटी है आरबीआई, और वो सोल अथॉरिटी है इंडिया की। अकेला आरबीआई है जो इंडिया में करेंसी नोट्स इश्यू कर सकता है, करेंसी पेपर नोट्स।
यहां पे एक एक्सेप्शन है करेंसी के मामले में, अगर हम बात करें कॉइन्स की या 1 रुपए के नोट की, वो आरबीआई इशू नहीं करता। बाकी जितने नोट्स तुम मार्केट में देख रहे हो 10, 20, 50, 100, 200, 500, ये सारे करेंसी पेपर नोट्स जो है वो आरबीआई इशू कर रहा है, और वो अकेला है जो वो इशू करता है। बाकी ये जो कॉइन्स देख रहे हो तुम, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का कॉइन, ये सारे जो कॉइन है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर है इशू करने की। तो केवल कॉइन्स के मामले में और 1 रुपए के नोट के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर है, और उसका वो जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है, आईएएस वगैरह लोग इसमें अपॉइंट होते हैं, उसके पास पावर है। और आरबीआई गवर्नर है जिसकी सिग्नेचर के अंडर करेंसी नोट आते हैं। तो कोई भी करेंसी नोट देखना, उसके नीचे आरबीआई गवर्नर लिखा होगा और उसके ऊपर साइन होंगे, राइट। आरबीआई गवर्नर मतलब कि टॉप मोस्ट पोजीशन इन द आरबीआई, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज मॉनेटरी लाइबिलिटी। ये कंसेप्ट है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसको अच्छे से समझो। सारे देशों की इकोनॉमी इस पर काफी सारी डिपेंड करती है। कई देश ऐसे हैं, एग्जांपल के लिए जरा समझना, इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर तुमने नाम सुना है जिम्बाब्वे, अगर तुमने नाम सुना है वेनेजुएला, वहां पे क्या हुआ कि करेंसी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया, और इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया कि मतलब एक पूरा बैग भर के वो थोड़ी सी शॉपिंग करने जाते हैं, दूध और शक्कर और ब्रेड लेने, बस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो जाता है किसी इकोनॉमी में? क्योंकि अगर किसी करेंसी को अपने यहां पे करेंसी नोट इशू करने हैं, तो एक तरह से वो नोट पे क्या लिख रहे हैं, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, आई ओ टू पे दिस मच वैल्यू टू द बियरर। ये जो स्टेटमेंट है, ये एक ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट है, मतलब ये एक लाइबिलिटी लेने जैसी बात है कि ये करेंसी नोट जिसके पास होगा, उसके प्रति आरबीआई ने अपनी लाइबिलिटी ले रखी कि इतनी वैल्यू तुम ट्रांसफर करोगे इस करेंसी नोट से। उस करेंसी नोट की वो वैल्यू कैसे आएगी? वो तो पेपर का टुकड़ा है, वो कैसे आएगी? तो जो अच्छे प्लानर हैं, जिन इकोनॉमीज में स्टेबिलिटी मिलती है, तुम्हें ग्रोथ मिलती है, जैसे इंडिया में ही मिल रही है, तो इंडिया ने शुरू से एक पॉलिसी अपनाई, और कई अच्छे देश यही पॉलिसी अपनाते हैं कि इस मॉनेटरी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट तुम कोई असेट सपोर्ट में खड़ी करके रखो। मतलब जब एग्जांपल के लिए इंडिया को अगर आज 100 करोड़ रुपए के नोट छापने हैं, 500 के, तो 100 करोड़ रुपए के नोट जब आप छाप के मार्केट में दे दोगे, तो एक तरह से आरबीआई उसके लिए लाइबिलिटी ले लेगी कि ये नोट्स के बदले में 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन होंगे, मार्केट में होते रहेंगे। ये 100 करोड़ रुपए कहीं वर्थ एज असेट भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि वो इस लाइबिलिटी को सपोर्ट कर सके। और इंडिया, ये असेट क्या होनी चाहिए, लोग अपने अपने तरीके से असेट्स बनाते हैं, अपने अपने तरीके अपनाते हैं। इंडिया जो असेट मेंटेन करता है इस इन्वेस्टमेंट के लिए, जितने करेंसी नोट इशू हो रहे हैं उसके लिए जो असेट हमारे पास रिजर्व में रखी हैं, जनरली इंडिया उनको रखता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, गोल्ड कॉइन्स, बुलियंस, और कभी कभी फॉरेन सिक्योरिटी भी कुछ पार्ट के लिए। फॉरेन सिक्योरिटी मतलब फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, ठीक है, वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, करेंसी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अमेरिका में कोई लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है, या कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो इनको बोला जाता है फॉरेन सिक्योरिटी, क्योंकि हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत पड़ती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इसलिए हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो टोटल असेट हमने क्रिएट की, जितने की असेट हम बनाते जाते हैं, कायदा क्या कहता है, जितने की आप असेट क्रिएट करो उतनी ही करेंसी इशू करो। इसमें कभी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, नो डाउट, बट जनरल जो हमारा परसेप्शन है वो यही है कि जितनी करेंसी हम इशू करेंगे एज आरबीआई, उतनी पहले हम असेट बनाएंगे। तो असेट बनाएंगे तब लाइबिलिटी लेंगे। सो दिस इज अ वे टू गो। देखो, ऑल करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लाइबिलिटी। जितनी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है वो उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी है, और इस लाइबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए वो असेट मेंटेन करता है, इक्वल वैल्यू की असेट मेंटेन करता है। और इससे क्या होता है, इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है। जैसे हमें पता है कि हमारे यहां पर जितनी करेंसी हो उसके बराबर का गोल्ड रखा है, और गोल्ड की वैल्यू देखो दुनिया में कभी कम नहीं हुई। कुछ लोग जो हैं वो ऐसी एसेट्स ले लेते हैं जिनकी वैल्यू डिग्रेड होती जाती है, एंड दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन, राइट।
तो हमारे यहाँ पे जो असेट्स मेंटेन होती हैं, आरबीआई जिनको मेंटेन करके अपनी करेंसी इशू करता है, तो जितनी करेंसी वो इशू कर रहा है उसकी इक्वल वैल्यू के गोल्ड कॉइन, बुलियन या फॉरेन सिक्योरिटी वो पहले इन्वेस्ट करता है, अपने रिजर्व में लेता है, अपने कंट्रोल में लेता है, तब इशू करता है, तब आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो मेंटेन रहेगी। आगे चलते हैं। अभी हमने एक बात की कि हम आरबीआई का पहला फंक्शन पढ़ रहे हैं। आरबीआई का फंक्शन है करेंसी नोट इशू करना। अगर आरबीआई का फंक्शन है करेंसी नोट इशू करना, तो करेंसी नोट इशू करने के लिए हम कह रहे हैं कि आरबीआई सोल अथॉरिटी है। अब अगर आरबीआई सोल अथॉरिटी है, इसका मतलब यह है कि आरबीआई के अलावा किसी और के पास इंडिया में पावर नहीं है कि वो करेंसी नोट इशू कर पाए, एक्सेप्ट कॉइन्स और वो 1 रुपी नोट, उसकी पावर हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे रखी है। इसका फायदा क्या है? इसके बहुत इंपॉर्टेंट फायदे। सबसे पहला फायदा है यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहां पे अगर मल्टीपल इशूअर होते, आरबीआई जैसे और इशूअर होते करेंसी के, तो क्या होता? हमें पहचानने में ही दिक्कत आ जाती कि यार ये किस इशूअर का नोट है, ये किस इशूअर का नोट है, और मिसट्रस्ट फैल जाता इंडिया में, राइट? तो हमारे यहां जो भी नोट सर्कुलेट हो रहे हैं वो एक जैसे, 100 रुपीज का नोट पूरे इंडिया में एक जैसा है, उसके अलावा कोई नोट नहीं है 100 रुपीज का, और उसकी पहचान करना हमें आसान है। और गवर्नमेंट इस बारे में अवेयरनेस भी फैलाती है कि इसके अंदर ये 4 या 5 चीजें चेक करो। गांधी जी का फोटो जो है वो एम्बलम में होगा और वो लाइट में ही दिखेगा, या 500 का एक या 100 का वो साइन दिखेगा कि हाँ ये 100 रुपए का नोट है। उसके अलावा उसमें 4-5 चीजें हैं जिनको हम देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा करेंसी नोट है, 100 का है, ये इंडिया का ही है और ये आरबीआई ने ही इशू किया है। वो यूनिफॉर्मिटी की वजह से हो पा रहा है, राइट? दूसरी बात, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो, हमने अभी पढ़ा कि आरबीआई जो है उसके मीनिंग में हमने पढ़ा कि ये कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, डायरेक्शन देने वाला है। किसको? इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को। अब थोड़ा सा मॉनेटरी सिस्टम पे समझो। 2 स्टेट होती है इकोनॉमी की। पहली होती है इन्फ्लेशन स्टेट, जहां पे महंगाई बढ़ रही होती है, हर कमोडिटी महंगी होती जा रही है। उसका रीजन है कि इंडिया में लोगों के पास पैसा बहुत है, इसीलिए वो किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्राइस भी देने को रेडी होते रहते हैं। सेलर तो चाहते ही है ज्यादा प्राइस मिले, बायर के पास क्योंकि पैसा है इसलिए वो ज्यादा 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 पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है? अब ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा, इसको कंट्रोल करना चाहे अगर आरबीआई, तो उसके टूल्स हैं, और वो हम आगे के फंक्शंस में पढ़ेंगे आरबीआई के। ये जो पूरे फंक्शंस दिख रहे हैं तुम्हें यहां पे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है ये टूल्स हैं जिनसे आरबीआई कंट्रोलर बनी रहती है। मतलब वो इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को बढ़ा सकती है, रोक सकती है। तो इकोनॉमी में कितना पैसा बढ़ जाएगा या कितना पैसा वापस खींच लिया जाएगा करेंसी के फॉर्म में, ये आरबीआई के कंट्रोल में चलता है। और आरबीआई इसलिए इन्फ्लुएंस कर पाती है महंगाई को। मेरी बात समझ में आई? ऐसा ही अपोजिट टर्म होता है इकोनॉमी में, जैसे इन्फ्लेशन आता है वैसे ही डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि लोग सामान खरीदना बंद कर देते हैं, पैसा रोकना शुरू कर देते हैं। इसको मंदी बोला जाता है देशी भाषा में, कि मंदी चल रही है मार्केट में। मंदी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना, आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? मंदी को ओवरकम करने के लिए लोगों की जेब में पैसा देना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ा दिया जाए तो लोगों के पास पैसा आएगा, फिर वो ज्यादा गुड्स खरीदना चाहेंगे, ज्यादा गुड्स खरीदना चाहेंगे तो ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से जब आरबीआई चाहता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई को कम कर देता है, और जब चाहता है डिप्रेशन से बचने के लिए मनी सप्लाई बढ़ा देता है। कभी ब्रेक लगाता है, कभी एक्सेलरेटर देता है। इकोनॉमी में ये दोनों काम क्यों होते हैं? ताकि इकोनॉमी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पाए। सपोज तुम एक कार चला रहे हो, तुम्हें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों की जरूरत है। तो मुझे बताओ, अगर हमने कार के अंदर 4 ड्राइवर रख दिए, चारों अपना एक्सेलेटर ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी कहां जाएगी? इन्फ्लुएंस बट गया ना। हमें चाहिए एक सोल इन्फ्लुएंस, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरबीआई एक सोल अथॉरिटी बनाई हमने, क्योंकि एक सिंगल ड्राइवर होता है जब कार में, तभी कार कंट्रोल के साथ चलती है। उसको जब एक्सेलरेट करने की जरूरत है वो एक्सेलरेट करती है, जब ब्रेक लगाने की जरूरत है तब ब्रेक लगाती है। यही काम आरबीआई मनी सप्लाई के साथ करती है। कभी भी मनी सप्लाई बढ़ा देती है, कभी भी मनी सप्लाई कम कर लेती है। और इसके टूल्स क्या हैं? जैसे कार के अंदर एक्सेलेटर और ब्रेक है, वैसे ही इनके टूल्स क्या है? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। कैसे काम करते हैं बहुत डिटेल में हमें यह टॉपिक पढ़ना है। आगे चलते हैं।
सुपरवाइज और कंट्रोल करना आसान है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। अब ये बात को समझो, आरबीआई को हमने दे दी पावर, पूरी पावर, राइट, कि भैया तुम करेंसी इशू करो मार्केट में, करेंसी जब चाहे तब बढ़ा दो मनी सप्लाई, जब चाहे तब मनी सप्लाई कम कर लो, मतलब बैंकिंग सिस्टम भी तुम संभालो, मॉनेटरी सिस्टम भी तुम संभालो। तो पूरी इकोनॉमिक पावर आरबीआई के पास लाई करती है। ऐसे लोगों पे चेक एंड बैलेंस भी तो रखना पड़ेगा, इनको अकाउंटेबल भी तो बनाना पड़ेगा, इनकी जिम्मेदारी का एहसास भी तो कराना पड़ेगा कि आप कुछ भी मनमर्जी मत करो। तो इसके ऊपर मॉनिटरिंग कौन करेगी? जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती है। अब अगर मुझे बताओ, एक से ज्यादा लोगों को अगर ये सेम पावर दी जाती, एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये सेम पावर दी जाती कि वो मॉनिटरी सिस्टम भी कंट्रोल कर रहे हैं, मनी सिस्टम भी, बैंकिंग सिस्टम भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो चार चार लोगों को चेक करना पड़ता, जो कि टफ टास्क है। अगर किसी घर में 6 दरवाजे हैं, उनको मैनेज करना हो, कंपैरेटिव टू ऐसा घर जिसमें केवल एक दरवाजा है, उसको मॉनिटर करना हो, आसान कौन सा होगा? ऑब्वियसली जहां पे एक दरवाजा है, वहां पे हम कैमरा भी लगा देंगे, ये भी कर लेंगे, 3-4 जगह से, 3-4 एंगल से उनके ऊपर वॉच रखेंगे, तो सिक्योरिटी ज्यादा आसान होगी। यही कारण है कि हमने एक ही अथॉरिटी रखी है और गवर्नमेंट उसके ऊपर जब वॉच करती है, जब उसको चेक एंड कंट्रोल करती है, चेक एंड बैलेंस में लाती है, केवल एक एक्ट में अमेंडमेंट करनी होती है, अपना डायरेक्शन या ऑर्डर निकालना होता है रूल्स का, और आरबीआई को उसे फॉलो करना होता है। तो बड़ा इजी गोइंग सिस्टम चलता है, क्योंकि हम एक ही अथॉरिटी बना के रखे हैं, राइट। सो इट इज इजी फॉर गवर्नमेंट टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को भी तो सुपरवाइजन और कंट्रोल की जरूरत है। सेंट्रल बैंक सुपरवाइज और कंट्रोल कर रही है मॉनेटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम, तो सेंट्रल बैंक को कौन सुपरवाइज एंड कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट, थ्रू एक्ट, इनडायरेक्टली। ये कंट्रोल इनडायरेक्ट चलता है। एक ही बनाएंगे तो आसान होगा, इसीलिए हमने इजी कर रखा है, क्योंकि हमने एक ही अथॉरिटी बना रखी है फॉर कंट्रोलिंग मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। जब एक ही अथॉरिटी होगी तो हमारा ट्रस्ट ज्यादा डेवलप होता है। इसको इस एग्जांपल से समझो, इंडिया में देखो कितने सारे स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट है। उन स्टेट्स के अंदर कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर अपने पार्षद और अपना महापौर है, मेयर जिसको बोलते हैं, सब गवर्न कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैं यहां से महाराष्ट्र जाके बिजनेस करना चाहता हूं, घर खरीदना चाहता हूं, लाइफ सेटल करना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसा आसानी से कर सकता हूं? क्योंकि वहां की तो गवर्नमेंट अलग है और जिस डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा वहां का मेयर और पार्षद अलग है। पर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक अम्ब्रेला की तरह पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मेरा यह ट्रस्ट बनता है कि मैं इतनी आसानी से वहां जा पाता हूं। और उन लोगों का भी मुझ पर ट्रस्ट बनता है कि हाँ, ये हमारे ही देश से किसी डिस्ट्रिक्ट से आया है। फॉरेनर्स को वीजा, पासपोर्ट, ये सब चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए विद इन इंडिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, वहां के गवर्निंग डिपार्टमेंट्स को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है और मुझे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस इसलिए चल रहा है क्योंकि एक अथॉरिटी है जो हम दोनों को कंट्रोल कर रही है। वहां की गवर्नमेंट को भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और मुझे भी, मैं भी उसी लॉ के अंडर आता हूं, वो भी उसी लॉ के अंडर आते हैं, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है एक दूसरे के ऊपर। आई होप मेरी बात समझ में आई। इसी कहानी को दूसरे तरीके से समझो। जब मैं एचडीएफसी में खाता खुलवाऊं, आईसीआईसीआई में खाता खुलवाऊं, या किसी एनबीएफसी से लोन ले लूं, मुथूट फाइनेंस वगैरह से, उन सबको एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है, वो है सेंट्रल बैंक। तो क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के ही रूल्स सब लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मुझे डर कम लगेगा और मैं किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर पाऊंगा, नए नए अकाउंट्स खुलवा पाऊंगा, लोन ले पाऊंगा। उसका वो जो ट्रस्ट है वो सेंट्रल बैंक की वजह से है। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी बैंक हो, उनको पॉलिसी तो सेंट्रल बैंक की ही फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत मार्जिन होता है उनके पास, अप एंड डाउन, किसी का पेपर वर्क ज्यादा है, किसी का पेपर वर्क कम है, किसी की थोड़ा काम करने की प्रोसेस थोड़ी अलग है, किसी काम करने की प्रोसेस अलग है थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल पॉलिसी तो सब एक जैसी ही फॉलो कर रहे हैं, राइट। एंड द लास्ट थिंग, सोल अथॉरिटी बनाने के फायदे पड़ रहे हैं हम। लास्ट फायदा, सोल अथॉरिटी बनाने का फायदा है स्टेबलाइजेशन, फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना। जैसे मैंने अभी तुम्हें इन्फ्लेशन और डिप्रेशन बताया था, ये फ्लक्चुएशन है, और इनको अवॉइड करना क्या है? स्टेबलाइजेशन। तो हर इकोनॉमी ये चाहती है कि हम स्टेबलाइज रखें चीजों को। जैसे कि घरों, जैसे हाउसेस की कीमत कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी सिस्टम से कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों के हाथ से पैसा थोड़ा खींचना पड़ेगा। और अगर घर खरीदने का जो रेट है वो कम हो गया है,
लोग घर नहीं खरीद रहे, तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, आसान लोन देने पड़ेंगे, सस्ते लोन देने पड़ेंगे हाउसिंग के लिए, तब लोग ज्यादा पैसा खरीदे, ज्यादा घर खरीदेंगे। तो इस तरीके से कभी एनकरेज किया जाता है पब्लिक को, कभी डिस्करेज किया जाता है बैंकिंग और मॉनेटरी सिस्टम के थ्रू, और चीजों को स्टेबलाइज रखा जाता है कि जो भी वैल्यू बढ़ भी रही है मार्केट में, महंगी तो हो रही है चीजें, ठीक है, तो मनी की जो वैल्यू है, देखो आज से 10 साल पहले 20 लाख में जिस साइज का घर आ जाता था लगभग, वो अब 60 लाख का आता है। मनी की वैल्यू डिग्रेड हुई है क्योंकि उसी साइज के लिए हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो मनी की वैल्यू तो डिग्रेड हो गई, जो काम 20 लाख में हो रहा था वो 60 लाख में होगा। लेकिन ये धीरे धीरे हुआ, 10 साल लग गए इसको। अगर अचानक एक साल में ऐसा हो जाए जैसे टमाटर और आलू के साथ होता है, तो अचानक से पैनिक आ जाता है मार्केट में। वो पैनिक को अवॉइड करने का तरीका है कि अगर कोई चेंजेस आ भी रहे हैं तो धीरे आए। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक जगह रोक दो, स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर कोई चेंजेस आ भी रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप आए, स्लोली आए, ताकि लोगों का ट्रस्ट खत्म ना हो और वो पैनिक ना करे। तो मार्केट में जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने का काम भी किसका है? आरबीआई का। और वो अकेली अथॉरिटी है जो ये स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है। हमने उसे अकेला रखा है इसलिए वो ऐसा कर पा रही है कि स्टेबिलिटी कर रही है। अगर 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशंस होती तो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्शन में काम करते तो फिर स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहती। तो ये एक और रीजन है कि हमने इसे सोल अथॉरिटी दे रखी है, राइट। देखो एक छोटा सा टॉपिक हम इसी के साथ खत्म कर लेते हैं, अगला फंक्शन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर तुम्हें देखने के लिए 1-1 घंटा और टाइम स्टैम्प बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स सी, अगला टॉपिक देखते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या होता है? फाइनेंसिंग वर्ड का मतलब होता है मनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। डेफिसिट का मतलब होता है कि जिस चीज की कमी है उसको पूरा करना, ठीक है। तो डेफिसिट की फाइनेंसिंग करना, किसको डेफिसिट आएगा? गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को डेफिसिट क्यों आएगा? बजट में डेफिसिट आता है। एग्जांपल के लिए समझो, अब हमारे यहां हर साल जो लोग करंट अफेयर्स में थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं उनको एक बार में समझ में आएगा, बाकी लोग तो याद रखो। 1 फरवरी को अब हमारे यहां बजट आता है, एनुअल बजट बोलते हैं जिसको, है ना, बड़ी न्यूज में भी सब डेटा आता है उस समय। उस एनुअल बजट में क्या होता है? पार्लियामेंट में एक सेशन होता है जिसमें एक ड्राफ्ट रखा जाता है, जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अब निर्मला सीतारमण जी है, वो खड़े होकर क्या बताती हैं? साल भर में हम इस सेक्टर पे इतना खर्चा करेंगे, इस सेक्टर से इतनी कमाई आएगी। 2 डेटा होते हैं उसमें बेसिकली। एक डेटा होता है कि हम कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे पूरे साल में, और दूसरा होता है कि ये जो हम रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के नाम पे, फीस के नाम पे पब्लिक से, इसको पब्लिक सेक्टर में कहां कहां खर्च करेंगे। डिफेंस पे कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, एटॉमिक एनर्जी पे कितना खर्च करेंगे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करेंगे। ये एक जो हिसाब किताब है इसको बोलते हैं बजट, एक साल के लिए। तो जो इनकम है जो टैक्स से हो रही है गवर्नमेंट को, और जो एक्सपेंडिचर है जो पब्लिक के लिए कर रही है गवर्नमेंट, इसके बीच में गैप आ सकता है। गैप का क्या मतलब है? सपोज इंडिया को एग्जांपल के लिए 10 लाख करोड़ रुपीस की इनकम होने वाली है, और गवर्नमेंट ने बजट बनाया कि हम अप्रॉक्स 12 लाख करोड़ खर्च करेंगे, क्योंकि इतनी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट लग रही है, हमारे ग्रोथ के पेस को मेंटेन करने के लिए इतना खर्चा करना जरूरी है। तो ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का गैप है, जो मेरे पास इनकम नहीं है पर मुझे खर्च करना है, इसको बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब हो गया खर्चा ज्यादा, इनकम कम। तो ये जो डेफिसिट है, इस डेफिसिट के पैसे को, ये 2 लाख करोड़ आएंगे कहां से? ये 2 लाख करोड़ देगा हमें सेंट्रल बैंक, नोट छाप के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये तो नुकसान हो जाएगा। इसकी प्लानिंग करते हैं वो लोग कि कहीं ना कहीं उनके पास गुंजाइश होती है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे। धीरे धीरे जब हम ये सब काम करेंगे तो वो जो हम एंटीसिपेशन कर रहे हैं उसमें थोड़ा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा और हम इसको कवर अप कर जाएंगे। तो जैसे एक फैमिली नहीं होती, हाउस होल्ड, जो छोटी मोटे हाउस होल्ड है, वो अपने लिए प्लानिंग करता है कि यार साल भर में लगभग मेरी आय इतनी होने वाली है और मेरे को इतना खर्चा लगेगा, तो थोड़ा खर्चा बढ़ा भी लेता है। वो तो ये सोचता है कि यार मैं ओवरकम कर जाऊंगा इसको, कहीं ना कहीं मैं थोड़ी गुंजाइश निकालूंगा कमाने की और मैं इसे ओवरकम कर जाऊंगा, इसलिए वो लोन लेता है। डेफिनेटली इसीलिए लोन लेता है। तो वो फाइनेंसिंग कहलाती है और वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाती है। वो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसकी जरूरत हम कहां से पूरी करते हैं? हमारे बैंकर से। और अभी मैंने तुम्हें कहा आरबीआई बैंकर है किसका? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को जो डेफिसिट होता है, जब डेफिसिट लगता है उसे,
तो उस डेफिसिट की फाइनेंसिंग गवर्नमेंट कहां से लेगी? अपने बैंकर से। उसका बैंकर कौन है? जो उसको बैंकिंग सर्विस देता है, दैट मीन्स सेंट्रल बैंक, हमारे लिए आरबीआई। आई होप ये बात समझ में आ गई। आखिर आरबीआई इसके लिए पैसे कहां से लाएगा, ये बात ध्यान समझना। उसने तो गवर्नमेंट को दे दिए पैसे, आरबीआई कहां से लाता है ये पैसे? आरबीआई पब्लिक से ले आता है ये पैसे। कोई जरूरी नहीं वो नोट छाप के दे देगा, पब्लिक से ही उठाएगा पैसे। पब्लिक से कैसे उठाते हैं पैसे? जैसे कंपनियां पब्लिक को शेयर इशू करके पैसे लेती है, आरबीआई भी ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट बनाती है, उसका नाम रखती है वो ट्रेजरी बिल, और उस ट्रेजरी बिल से पैसा उठा लेती है। मार्केट में ट्रेजरी बिल जब आते हैं तो हमारे जैसे इन्वेस्टर उस ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो एफडी से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, टी बिल्स। अभी 12th में तुम सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिन्होंने, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, मार्केट सिक्योरिटीज पढ़ी होंगी, मार्केट सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल है, उसको पढ़ के देखना। ट्रेजरी बिल 12 महीने से ज्यादा पीरियड के इशू नहीं होते, 15 दिन से 12 महीने, बस इतना ही इशू होता है ट्रेजरी बिल, ठीक है। और ट्रेजरी बिल इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके ऊपर, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और ज्यादातर इसमें बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करने आते हैं, बैंक्स जैसे। वाह, तो वो क्या किया सेंट्रल बैंक ने? इकोनॉमी से ही पैसा लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। तो बीच में एक गारंटर की तरह बैठी है सेंट्रल बैंक। पैसा तुम्हारा कौन ले रहा है? ट्रेजरी बिल के थ्रू। अल्टीमेटली किसकी पॉकेट में जा रहा है? गवर्नमेंट की। वो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करेगी, फिर उस पर टोल टैक्स लगाएगी। सपोज रोड बनाया, टोल टैक्स कमाया, वो टोल टैक्स कलेक्ट करती है, फिर तुम्हारे ट्रेजरी बिल, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, ट्रेजरी बिल की मेच्योरिटी आती है तो तुम्हारा पैसा लौटा देती है जो तुमने दिया था, प्लस रिटर्न भी देती है। तो इस टोल टैक्स से कलेक्ट होकर वैसे चला जाता है। इस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा होता है। तो गवर्नमेंट को जो डेफिसिट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट वो पैसा किससे बोरो करने आती है? सेंट्रल बैंक से। गवर्नमेंट वहां से बोरो करती है, तो सेंट्रल बैंक ये पैसा कहां से लाती है? वो सिक्योरिटी इशू कर देती है, और इस सिक्योरिटी का मतलब है टी बिल। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है वो सीधे करेंसी इशू कर देगी। सो ये जो गवर्नमेंट डेट है, इसको पूरा, गवर्नमेंट जब डेट मांगती है, अपने लिए एक बैंकिंग फैसिलिटी मांग रही है, बोरो करना चाहती है फंड, तो वो आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई उसकी डेफिसिट फाइनेंसिंग कर देती है। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जब भी शब्द समझ में आए तो ये समझना कि गवर्नमेंट जो अपना बजट बनाती है उसके अंदर उसको एक्सपेंडिचर करने होते हैं, उसको रेवेन्यू भी आते हैं, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो गैप होता है वो डेफिसिट कहलाता है। और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, इस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है पैसा, और आरबीआई सिक्योरिटी इशू करके या तो मार्केट से वो पैसा उठा लेती है, और फिर उतने नोट छाप के गवर्नमेंट को दे देती है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फंक्शन है बैंक का, मतलब कौन सी बैंक? सुप्रीम बैंक, अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक नाम समझ के रखना है, अपेक्स बॉडी आरबीआई। इसको हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं, नहीं तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। थैंक यू।